28 जून 1981 तेहरान के अबूजार मस्जिद में भाषण देने के लिए एक नेता पहुंचता है। उसके सामने एक टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था। भाषण शुरू होते ही एक बड़ा बम धमाका होता है। भाषण देने वाला नेता जमीन पर लहूलुहान हालत में गिर पड़ता है, तड़पने लगता है। असल में वो बम उसी टेप रिकॉर्डर में छुपा कर रखा गया था जिसके सामने नेता का भाषण चल रहा था। गंभीर हालत में उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है। हालत इतनी नाजुक थी कि बचने की उम्मीद डॉक्टर भी नहीं कर रहे थे कि तभी ऐसा कुछ चमत्कार होता है कि वो नेता बच जाता है। वो नेता आज भी जिंदा है, कोई और नहीं बल्कि वो है ईरान का मौजूदा सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनेई। 86 साल के खामेनेई की जिंदगी खतरों से भरी रही है। उतार चढ़ाव भरे रास्तों से होते हुए कैसे एक मौलवी ईरान का किंग बन गया, आज की कहानी उसी पर। 19 अप्रैल 1939 को ईरान के सबसे बड़े धार्मिक शहर मशहद में एक मौलवी के घर सैयद अली खामेनेई का जन्म होता है। 8 भाई बहनों में वो दूसरे नंबर पर थे। परिवार का हाल बेहद खराब था। पिता एक साधारण मौलवी थे। बचपन में खामेनेई का परिवार इतना गरीब था कि कई बार उनके घर में खाने के लिए खाना तक नहीं होता था। उनकी मां कभी कभार रोटी को पानी में भिगोकर बच्चों को खिलाती थी ताकि बच्चे भूखे पेट न सोएं और उनकी भूख मिट जाए। इस दौर से गुजरने वाले खामेनेई को 4 साल की उम्र में मकतब भेज दिया गया था, जहां उन्होंने कुरान, अरबी और इस्लामी तालीम हासिल की। इसके बाद वो ईरान के कोम शहर आ गए और 11 साल की छोटी सी उम्र में ही अपने अब्बा की तरह मौलवी बन गए। खामेनेई बचपन में जब मौलवी वाली पोशाक पहनकर अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलते तो लोग उनको देखकर खूब मजाक उड़ाते। उस वक्त शायद ही किसी को अंदाजा होगा कि 11 साल का यही बच्चा आगे चलकर पूरा ईरान कंट्रोल करेगा, उस पर राज करेगा। खामेनेई बचपन से ही एक अलग तरह के विचारों वाले शख्स रहे हैं। वो उस दौर के ईरान में बड़े हुए हैं जहां शाह मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत हुआ करती थी। शाह वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा देने वाले एक सेक्युलर विचारधारा के लीडर थे। उस दौर के ईरान के अंदर मॉडलिंग, फिल्में, नाइट क्लब, पार्टीज और वेस्टर्न कपड़े पहनना आम बात थी। लेकिन इन सब का असर खामेनेई पर रत्ती भर भी नहीं था। खामेनेई खुद बताते हैं कि 1950 के दशक में ईरान में वेस्टर्न कल्चर अपने चरम पर था। उन दिनों मॉडर्नाइजेशन की हवा चल रही थी। हालांकि मुहर्रम के महीने में और खास तौर से पहले 10 दिनों के लिए सभी सिनेमाघरों और फिल्मों पर रोक लगा दी जाती थी। लेकिन 1955 में एकदम से सब कुछ बदल गया। शहर के गवर्नर ने मुहर्रम के 1 से 12 दिनों के बंद पर पाबंदी हटाने का आदेश जारी कर दिया। इस फैसले का काफी विरोध हुआ और यह फैसला ही चिंगारी बनकर भड़क उठा। सिलसिला आगे बढ़ा तो 1960 के दशक में ईरान के धर्मगुरु रूहुल्लाह खोमैनी का प्रभाव बढ़ा। खामेनेई भी उनके फैन हो गए क्योंकि खोमैनी ईरानी हुकूमत की नीतियों और 1963 में व्हाइट रेवोल्यूशन के खिलाफ खड़े हो गए थे। खोमैनी को लगता था कि ये इस्लाम और ईरानी संस्कृति के खिलाफ है। उनका कहना था कि इस्लाम और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता और देश में विलायत फकीह यानी कि इस्लामी धर्मगुरुओं का शासन होना चाहिए। ये बात खामेनेई को हिट कर गई, इतना कि 1963 में खामेनेई ने मशहद की एक मस्जिद में से यह ऐलान कर दिया कि शाह का शासन इस्लाम और लोगों के खिलाफ है और हमें अपने धर्म और देश की हिफाजत करनी होगी। इसी बात पर खामेनेई को अरेस्ट कर लिया गया। उस दौर में एक नहीं कई बार उनकी गिरफ्तारी हुई। जेल में तमाम यातनाएं दी गई। एक बार जेल में इतना मारा गया कि वो बेहोश तक हो गए, लेकिन उन्होंने सत्ता के आगे झुकना पसंद नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। शायद यही वजह है कि उन्हें हुकूमत के खिलाफ खड़े लोगों के बीच एक अलग पहचान मिली। 1970 का दशक आते आते खामेनेई राजनीति के माहिर खिलाड़ी हो गए थे, लेकिन उनके गुरु खोमैनी को देश से बाहर निकाल दिया गया था। ऐसे में खामेनेई के पास एक बहुत ही अच्छा मौका था जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया भी। एक बार खोमैनी ने एक सभा में खोमैनी का सीक्रेट टेप चला दिया जिसमें खोमैनी कह रहे थे कि शाह का शासन एक गैर इस्लामी तानाशाही है और इसे उखाड़ कर फेंकना हर मुसलमान का फर्ज है। इसके बाद 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति आई और शाह की सरकार गिर गई। इस्लामिक क्रांति के बाद फरवरी महीने में खोमैनी पेरिस से वापस ईरान आ गए। नई सरकार बनाई गई जिसमें खामेनेई को रेवोल्यूशनरी काउंसिल में शामिल किया गया।
उस वक्त के सांसद और बाद में ईरान के राष्ट्रपति बने हसन रूहानी ने संसद में खामनेई को उप रक्षा मंत्री बनाने का प्रस्ताव देते हुए कहा था कि हमें ऐसे इंसान की जरूरत है जो इस्लामी क्रांति के लिए आगे बढ़ता रहे और सैन्य मामलों में खोमेनी के नजरिए को बुलंद करे। खामनेई इस जिम्मेदारी के लिए सबसे बेहतर है। और इस दिन के बाद खामनेई ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन कुछ लोगों को उनकी तरक्की चुभने भी लगी थी, इसीलिए साजिशों के तार बुने जाने लगे थे, जिसका एक नमूना 27 जून 1981 को तब देखने को मिला जब टेप रिकॉर्डर में बम रखकर खामनेई की जान लेने की कोशिश की गई। उस जानलेवा टेप रिकॉर्डर के अंदर लिखा था इस्लामिक रिपब्लिक को फुरकान का एक गिफ्ट। विस्फोट के बाद जब खामनेई को अस्पताल ले जाया गया तो उनकी हालत काफी नाजुक थी। उनका राइट हैंड पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था और डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश में कई सर्जरियां की। इस दौरान जब खामनेई को होश आया तो उन्होंने अपने करीबी जो उनके बिस्तर के पास में थे उनसे कहा था कि अगर मैं बच गया तो ये अल्लाह की मर्जी है और अगर नहीं तो मैं शहादत के लिए तैयार हूं, लेकिन क्रांति को कमजोर नहीं होने देना। ये जुनून, ये पागलपन था खामनेई के अंदर। ये बात उनके साथी हसन रूहानी जो बाद में ईरान के राष्ट्रपति बने उन्होंने खुद शेयर की थी। दरअसल फुरकान ग्रुप एक ईरानी उग्रवादी विपक्षी संगठन था जो शिया इस्लाम की विचारधारा को मानता था। इस ग्रुप को सद्दाम हुसैन का समर्थन था। सद्दाम ईरान में खोमेनी की सत्ता पलटना चाहता था, लेकिन खामनेई बीच में आ रहे थे, इसीलिए उन्हें रास्ते से हटाने का प्लान बनाया गया था। हमले में खामनेई का राइट हैंड के साथ साथ वोकल कॉर्ड, एक कान और फेफड़े को काफी नुकसान हुआ, लेकिन वो जैसे तैसे बच गए। हमले के बाद खामनेई ने कहा था कि अगर मेरा दिमाग और जीभ काम करें तो मुझे हाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे लिए मेरा दिमाग और जीभ काफी है। इस एक घटना ने खामनेई की ताकत को और ज्यादा बढ़ा दिया, उनका रुतबा बढ़ा दिया। 1981 में ही 30 अगस्त को एक और बड़ी घटना हुई जिसने खामनेई की जिंदगी और पलटी। राष्ट्रपति मोहम्मद अली रजाई और प्रधानमंत्री मोहम्मद जवाद बहरौन को बम से उड़ा दिया गया। इस घटना के बाद देश भर में नए राष्ट्रपति की मांग जोर पकड़ने लगी। खामनेई उस समय आईआरपी के बड़े नेताओं में शामिल हो गए थे। इस वजह से खोमेनी और आईआरपी के नेताओं ने नए राष्ट्रपति के लिए खामनेई का नाम आगे बढ़ा दिया। 2 अक्टूबर 1981 को राष्ट्रपति चुनाव के बाद जब 13 अक्टूबर को नतीजे आए तो खामनेई 95% वोटों से राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत चुके थे। इसके बाद उन्होंने ईरान के तीसरे राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली और कहा कि मैं इस्लामी क्रांति की हिफाजत और जनता की सेवा के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। सिलसिला आगे बढ़ा तो 1985 में खोमेनी ने हुसैन अली मोंतजरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, लेकिन किसी बात से नाराज होकर यह फैसला वापस भी ले लिया। इसी बीच 3 जून 1989 को खोमेनी की मौत हो जाती है। 1989 में ईरानी संविधान में संशोधन किया जाता है ताकि खोमेनी जैसे निचले तबके के मौलवी को यह पद दिया जा सके, यानी कि सुप्रीम लीडर बनाया जा सके। खोमेनी का उत्तराधिकारी बनने के बाद खामनेई को रातों रात एक महान आयातुल्लाह बना दिया गया। खामनेई भले ही लंबे समय से वफादार और सत्ता के करीबी थे, लेकिन उनमें खोमेनी जैसा करिश्मा और धार्मिक ताकत नहीं थी। कहा जाता है कि खोमेनी खुद सुप्रीम लीडर बनने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने शुरुआत में इस पद पर बैठने के लिए हिचकिचाहट दिखाई। हालांकि अली अकबर हाशमी, रफसंजानी और अन्य नेताओं के दबाव और खोमेनी के एक पत्र जिसमें मर्ज़ा तकलीद की शर्त को हटाया गया था, उसके आधार पर खामनेई को चुना गया। पर देश में विरोधियों को कुचलने से लेकर पत्रकारों को प्रताड़ित करने, कट्टरपंथ को बढ़ावा देने और महिलाओं की आज़ादी को खत्म करने की वजह से खामनेई पर अक्सर सवाल भी खड़े होते रहे। लेकिन कम लोग जानते हैं कि खामनेई को पोइट्री और लिटरेचर से गहरा लगाव है। वो फारसी लिटरेचर के बड़े फैन हैं और खुद भी कविताएं लिखते हैं। उनके कुछ पोइट्री जो कलेक्शन है वो पब्लिश भी हुए हैं। 36 साल से सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान खामनेई के 2 अलग अलग फेज इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए कुछ लोग उन्हें अलग तरीके से देखते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से देखते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास के इस एक वाकये ने एक कमजोर राष्ट्रपति को शुरुआत में कमजोर सुप्रीम लीडर से सदी के 5 सबसे शक्तिशाली ईरानियों में से एक बना दिया। आपको क्या लगता है खामनेई के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी कि उनकी ये जो कहानी है आपको कैसी लगी।